हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू कर रहे हैं CBICTR गाइडलाइंस का लेक्चर नंबर 10, दैट इज QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। तो आज हम सीखेंगे इसमें कौन कर सकता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, हु कैन प्लेस शेयर्स अंडर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल, यानी हु कैन बी द इशूअर एज QIP। ठीक है, तो कौन कर सकता है क्वालिफाइड प्लेसमेंट, कौन होंगे इन्वेस्टर्स, क्या होगी प्राइसिंग और क्या है ट्रांसफरेबिलिटी से रिलेटेड रूल्स, कितनी QIP मिलेगी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को, कितनी होनी चाहिए म्यूचुअल फंड के लिए, ये सारी चीजें आज हम समझेंगे। और कब कर सकते हैं QIP। तो QIP कौन कर सकता है, हु कैन यानी हु कैन इन्वेस्ट, व्हाट प्राइस एंड क्या इसकी व्हाट इज ट्रांसफरेबिलिटी। ये सारी चीज, ये फैक्टर्स हमको आज समझने हैं। ओके, तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन QIP है का मतलब क्या है, ये भी हमें समझना। प्लेसमेंट ऑफ QIP मींस प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज विद QIP। ओके, तो कौन इशू कर सकता है, तो सबसे पहले जो कंपनी ऑलरेडी listed with a stock exchange having nationwide terminals, केवल वो कंपनियां कर सकती हैं जो लिस्टेड है ऐसे स्टॉक एक्सचेंज में जिसके नेशन वाइड टर्मिनल है फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। 1 साल से जो लिस्टेड हैं ऐसे स्टॉक एक्सचेंज में जिसके नेशन वाइड टर्मिनल है, वही कंपनी QIP कर सकती है। ठीक है, तो जो मिनिमम पब्लिक सेक्टर पब्लिक शेयर होल्डिंग के नॉर्म्स है जो हमने बताए थे आपको कि मिनिमम पब्लिक होल्डिंग 25% होनी चाहिए, और यदि SCRA के सेक्शन रूल 19 के अंदर है तो 10%। तो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स कंप्लाई करे कंपनी। नॉन कंप्लायंस, ठीक है, तो नॉर्म्स कंप्लायंस करनी चाहिए। ठीक है, और ये जो सेम क्लास, जिस क्लास की सिक्योरिटी लिस्टेड है उस सेम क्लास की सिक्योरिटीज होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, जिनका हम प्लेस कर रहे हैं उसी क्लास की। ऐसा नहीं है कोई दूसरी तरह की सिक्योरिटी लिस्टेड हो और हम यहाँ पर क्या किए, प्लेसमेंट किसी दूसरी तरह की सिक्योरिटीज का कर दें। ठीक है, उसके अलावा 81(1)(a) ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 जो अब अमेंड हो गया है, तो आप इसको लिख सकते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। रेजोल्यूशन एज पर कंपनीज एक्ट
2013 और up to 5 times of net worth as per last audited balance sheet। इतना ही हम प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो कौन इशू कर सकता है? वो कंपनी कर सकती है जो ऑलरेडी 1 साल से ज्यादा से लिस्टिंग है, जिनकी कहां पर लिस्टिंग है? ऐसे नेशन वाइड टर्मिनल में, ऐसे स्टॉक एक्सचेंज में जो जिसके नेशन वाइड टर्मिनल हैं, लाइक NSE, NPSE। ओके। दूसरा क्या है? जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग्स है, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के नॉर्म्स कंप्लाई होने चाहिए। मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के नॉर्म कंप्लाई कर रही है। शेयर्स जो प्लेस करे वो सेम क्लास के होने चाहिए, उस क्लास के जिस क्लास के ऑलरेडी लिस्टेड है। ओके। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, जो पहले सेक्शन 81A था, अब सेक्शन चेंज हो गया है 2013 के बाद। और जो अप टू 5 टाइम्स ऑफ द नेट वर्थ एज पर लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, जो लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट है उससे जो नेट वर्थ है लास्ट बैलेंस शीट में, उसके 5 टाइम्स से ज्यादा का नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस है, कौन इशू कर सकता है और कब इशू कर सकता है। ओके। तो ये आपने समझा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस बात पर कि कौन इन्वेस्ट कर सकता है। ये तो हमने बताया कौन इश्यू कर सकता है, इश्यूअर के बारे में बताया। अब बताते हैं कौन इन्वेस्ट कर सकता है, कौन कौन से क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके। तो ये हमने अभी तक आपको बताया हु कैन इशू, और अब हम बताएंगे हु कैन इन्वेस्ट। ओके। तो इन्वेस्ट करने के लिए सबसे जो QIB है, नॉट प्रमोटर, ऐसा QIB होना चाहिए जो प्रमोटर्स श्रेणी में ना आता हो। QIB जो है प्रमोटर मतलब ना तो वो प्रमोटर हो, ना रिलेटेड हो, ना उसको वीटो पावर हो, ना उसको नॉमिनेट डायरेक्टर की पावर हो। तो ये सारे लोग हैं, ये सब प्रमोटर कहलाएंगे। तो ऐसा QIB इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ओके। दूसरा क्या है? 10% जो है म्यूचुअल फंड को करना है। ठीक है। इफ नो, इसको कंपलसरी है, बट इफ नो म्यूचुअल फंड एक्वायर्स, तो हम क्या कर सकते हैं, सारा का सारा, देन अदर QIB को हम सारा का सारा कर सकते हैं। अदरवाइज 10% कंपलसरी है, 10% करना पड़ेगा। ओके। $250 करोड़ तक है, लेस देन और इक्वल टू 200, तो कम से कम मिनिमम 2 LOT चाहिए, और मोर देन 250 करोड़ है तो मिनिमम 5 LOT। 5 LOT। हाँ जी, कुछ बात समझ में आ रही है कि 2 LOT जो होने चाहिए 250 करोड़ तक,
इसके अलावा एक जो सिंगल एलओटी होगा, एक सिंगल एलओटी को मिनिमम 2 एलओटी होना चाहिए और इसमें 5 एलओटी होने चाहिए। सिंगल एलओटी कैन नॉट हैव, सिंगल एलओटी not more than 50%, should be less than or equal to 50%। एक सिंगल एलओटी 50% से ज्यादा एक क्यूआईवी को प्लेस नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले हमने क्या समझा, क्यूआईवी नॉट प्रमोटर, 10% हमें देना होगा किसको, म्यूचुअल फंड को। यदि म्यूचुअल कोई लेने को तैयार नहीं है तो वो हम अदर क्यूआईवी को दे सकते हैं। यदि 250 करोड़ रुपए तक का प्लेसमेंट होगा तो कम से कम 2 एलओटी होना चाहिए, लेकिन किसी भी एक सिंगल एलओटी को 50-50% से ज्यादा नहीं। तो इसका मतलब 2 एलओटी में 50-50% हो, 3 एलओटी हो तो कितना भी हो जाए, लेकिन 50% एक सिंगल एलओटी को नहीं होना है। और यदि मोर देन 250 करोड़ है तो 5 एलओटी होने जरूरी है। ठीक है, तो ये बात पहले हमने समझी, कौन इश्यू कर सकता है और कौन इन्वेस्ट कर सकता है, यानी कौन से क्यूआईवी, कौन से क्यूआईवी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझने के बाद अब हम समझेंगे प्राइस। अब जो प्राइस होगी वो क्या होगी, तो जो प्लेसमेंट की डेट होगी उससे पिछले हाई लो का एवरेज ऑफ लास्ट 2 वीक्स बिफोर रिलीवेंट डेट, दैट इज डेट ऑफ प्लेसमेंट। हाँ जी, तो प्राइस क्या होगी, डेट ऑफ रिलीवेंट डेट क्या होगी, बोर्ड रेजोल्यूशन डेट ऑफ प्लेसमेंट, यानी जिस डेट को बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया है, पासिंग प्लेसमेंट, वो डेट होगी रिलीवेंट। उस डेट से लास्ट डेट का एवरेज लिया जाएगा 2 वीक्स का। अब ये जो है ट्रांसफरेबिलिटी क्या है, नॉट टू बी ट्रांसफर्ड within after within 1 year, within 1 year after placement, except stock exchange। तो ये जो है, जो शेयर्स प्लेस्ड हुए हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को, ये 1 साल तक वो नहीं बेच सकती स्टॉक एक्सचेंज के अलावा, यानी प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा वो नहीं बेच सकती। ओके, यानी 1 ईयर तक रेस्ट्रिक्शंस है सेल करने के लिए, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में जो नॉर्मल सेल परचेज वो कर सकती है, लेकिन बल्क सेल्स एक क्यूआईवी से दूसरे क्यूआईवी को इस तरह की ट्रांसफरेबिलिटी पर रेस्ट्रिक्शन है फॉर द 1 ईयर। तो समझ में आया कौन इशू कर सकता है
ठीक है, कौन इन्वेस्ट कर सकता है, किस प्राइस पे होगा और क्या ट्रांसफरेबिलिटी होगी। ठीक है, तो जो कंपनी है जो ऑलरेडी लिस्टेड है 1 साल से ज्यादा ऐसे स्टॉक एक्सचेंज में जिसके नेशन वाइड टर्मिनल हैं, उसी सेम क्लास के शेयर्स इशू कर रही है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट उसने पूरी की हुई है, ओके, स्पेशल रेजोल्यूशन उसने पास कर दिया है, और 5 टाइम्स से ज़्यादा जो है, जो लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट है उसकी नेट वर्थ के 5 टाइम्स से ज़्यादा का प्लेसमेंट नहीं है, तो वो प्लेस कर सकती है। QIB कौन क्या कर सकता है, तो वो QIB प्रमोटर्स ग्रुप में नहीं होना चाहिए। ठीक है, 10% म्यूचुअल फंड को करना चाहिए। यदि म्यूचुअल फंड कहता है कि भाई यदि कोई म्यूचुअल फंड नहीं तैयार है तो रेस्ट QIB ले सकते हैं। यदि 250 करोड़ तक का है तो कम से कम 2 LOT होना चाहिए, एक सिंगल LOT 50% से ज्यादा नहीं ले सकता, नॉट टेक 50% से ज्यादा, और 250 करोड़ से ज्यादा है तो क्या होगा, तो 250 करोड़ से ज्यादा है तो कम से कम 5 LOT होने चाहिए, लेकिन एक पर्टिकुलर LOT 50% से ज्यादा नहीं ले सकता। प्राइस क्या होगी, जिस दिन बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है, जिस दिन बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है, हाँ जी, जिस दिन बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है उसके पिछले 2 वीक्स के हाई लो का एवरेज ले लिया जाएगा, वो प्राइस होगी, और साथ ही साथ रेस्ट्रिक्शन होगी कि 1 ईयर तक और ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, एक्सेप्ट स्टॉक एक्सचेंज। तो ये हमने अभी तक समझा क्या, QIP को प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, ये समझ में आया, हाँ जी, तो आगे बढ़े। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे बोनस इशू। नेक्स्ट इज बोनस इशू। तो बोनस इशू के लिए सबसे पहले आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन परमिट करने चाहिए, इफ नॉट तो हमें क्या करना होगा, स्पेशल रिजोल्यूशन से EO अमेंड करने होंगे। तो बोनस इशू तभी हो सकता है जब प्रोविजंस हो। अब बोनस इशू में यदि कोई FCD, PCD या कोई भी कन्वर्टेबल डिवेंचर्स पेंडिंग है तो सबसे पहले या आइदर कन्वर्ट कीजिए या फिर सेम बेनिफिट को रिजर्व में रखिए कि उन लोगों को भी जैसे ही कन्वर्ट हो उनको सेम बेनिफिट मिल जाए। तो ये हम रिजर्व में रखेंगे जैसा हमने आपको बताया था राइट इशू के केस में। ध्यान आ रहा है, हाँ जी, तो उसी प्रोपोर्शन में। ठीक है,
अब ये जो है बोनस किससे किया जाता है, या तो फ्री रिजर्व या जेन्युइन शेयर प्रीमियम रिसीव्ड इन कैश। ठीक है, इसी में से किया जाना है, नॉट फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, यदि रिवैल्यूएशन रिजर्व है उसमें से हमको कैपिटलाइजेशन नहीं करना है। ओके, और क्या क्या हमको एश्योर करना है? हाँ जी, और क्या क्या? सबसे पहले हमको देखना है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट करते हैं। यदि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन परमिट करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो हमें अमेंड करना है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्पेशल रिजोल्यूशन। हाँ जी, दूसरी बात, आपको ये सब बातें आपको कंपनी लॉ में भी पढ़ी हैं और उसमें भी आपको पता है कि जब तक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन परमिट नहीं करते हैं हम बोनस इशू नहीं ला सकते। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कंपनी लॉ में। हाँ जी, तो सेबी गाइडलाइंस भी यही कहती हैं कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इफ नॉट परमिटेड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन वी कैन नॉट इश्यू बोनस शेयर्स। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपना आर्टिकल्स अमेंड करने होंगे और उन आर्टिकल्स अमेंड करने के लिए हमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अमेंड करने होंगे। कैसे अमेंड करेंगे, उसके लिए हम लोग स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट हमको देखना है कि यदि कोई हमारे फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर या और कोई कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज तो नहीं है जिनका अभी कन्वर्जन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हमने आपको राइट इशू के केस में भी बताया था। तो हमें करना क्या होगा, हमें कन्वर्ट करने होंगे। तो बोनस इशू हम केवल कब ला सकते हैं, आफ्टर कन्वर्जन। ठीक है, अगर कन्वर्जन नहीं हुआ है तो फर्स्टली आप उनको कन्वर्ट कीजिएगा, और अगर कन्वर्जन नहीं कर पा रहे हैं तो प्रोपोर्शनेट बेनिफिट देने के लिए उतना ही पोर्शन बोनस का रिजर्व रखिएगा इस तरह की कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के लिए, जिससे कि जब भी कन्वर्जन हो तब हम उनको ये शेयर्स दे सकें। यहां तक बात क्लियर होती है? हाँ, नेक्स्ट आपको समझना है कि ये जो बोनस इशू है ये हमको केवल आउट ऑफ फ्री रिजर्व ही देना है, या तो हम फ्री रिजर्व में से दे सकते हैं, ठीक है, और या फिर हम दे सकते हैं प्रीमियम रिसीव्ड इन कैश। ओके, लेकिन बट वी कैन नॉट इश्यू बोनस शेयर्स फ्रॉम रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स असेट्स। उसके अलावा हमने क्या क्या समझा था कि ये जो है बोनस इशू कैन नॉट बी मेड, कांट बी मेड in lieu of
डिविडेंड, सेकेंड हमने बोनस इशू कैन नॉट बी मेड फॉर पार्टली पेड शेयर्स। उसके लिए हम लोग क्या करते थे, अकाउंटिंग में भी आपने पढ़ा होगा, वी हैव टू मेक बोनस कॉल एंड आफ्टर दैट वी कैन मेक these shares as fully paid up। तो हम इसको फुली पेड अप करेंगे तभी हम बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं। अब ये जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है, तीसरी चीज क्या है, कंपनी नॉट, तभी हम बोनस इशू कर सकते हैं कि कंपनी ने कोई डिफॉल्ट ना किया हो, डिविडेंड में, डिपॉजिट में, इंटरेस्ट डिवेंचर्स में, इन सब के रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट ना किया हो, और साथ ही साथ ईएसआई, पीएफ, ग्रेच्युटी, स्टैट्यूटरी ड्यूज, इन सब में कोई डिफॉल्ट ना किया हो, तभी वो बोनस इशू कर सकती है। इन सब में उसको कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। अब जो इसके लिए, जो बोनस इशू के लिए जो रिजोल्यूशन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिजोल्यूशन है, तो उसके 15 दिन के अंदर, और अगर साथ में बोर्ड ऑफ रिजोल्यूशन के साथ साथ शेयर होल्डर्स की अप्रूवल भी चाहिए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से 2 मंथ्स के अंदर बोनस हो जाना चाहिए। ठीक है, जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पास किया उसके 15 डेज के अंदर, ये if no approval of shareholders is required or if approval of the shareholders is required, then within 2 months। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। तो हमें क्या करना है कि ये बोनस शेयर इशू कैन नॉट बी मेड, बोनस इशू कैन नॉट बी मेड in lieu of dividend, and in the case of partly paid shares we have to make it fully paid up by way of making a bonus call। We have to make it partly paid shares, we have to make it fully paid up by way of bonus call। Okay? But in the case of the board of directors, approval is only the approval of the board of directors is required. In that case, we have to complete the bonus within 15 days, and in case the approval of shareholders is also required, in that case bonus should be completed within 2 months। Okay, now we will understand employee stock options। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अब हम समझते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। हाँ जी, अब समझते हैं एम्प्लॉय
stock options. Okay, ESOPs. What is the concept? What is the concepts and meaning of ESOP? This is basically a strategic. ये क्या है? Strategic and robust relationship with employees. ESOP क्या है? एक हम लोग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं अपने एम्प्लॉयज के साथ ऑन ए, ठीक है, by making them stakeholder in the company. We make a strategic and robust relationship with our employees by making them a stakeholder in this company. Now we have to understand what is the relationship and what is the regulatory framework. Now we will understand regulatory framework. What is the regulatory framework? ओके, तो अब हम समझेंगे क्या है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. ठीक है, तो इसके लिए सेबी की गाइडलाइंस है. सेबी ESOP एंड ESPS गाइडलाइंस 2009. Okay, employee stock. Yes, ESOP means employee stock option scheme and ESPS means employee stock purchase scheme. Guidelines 2000. Guidelines 1999. These are the guidelines for employee stock scheme. ठीक है, तो ये स्कीम जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, जैसे नाम के हिसाब से there are two types of the, one is ESOP and other is ESPS. ठीक है, as the name suggests there are two methods, that is ESOP and ESPS. Okay, ESOP means company gives options to the employee, or here company gives offer during public offer to the employee. ESOP is options to the employee. Okay, now we will understand who can participate. Okay, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है इस स्कीम में, क्या है इसके कंपनसेशन, कमेटी क्या करती है, व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू शेयर होल्डर्स, अप्रूवल
pricing, lock-in period, auditor certificate, and what are the disclosures required in डायरेक्टर्स रिपोर्ट। इसको हम लोग समझेंगे वन बाय वन। तो हम ईसॉप एंड ईएसपीएस को वन बाय वन एक एक कंसेप्ट को हम समझते हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट थिंग, हु इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। हु इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। हाँ जी, तो एनी एम्प्लॉय नॉट बीइंग प्रमोटर और डायरेक्टर होल्डिंग 10% इक्विटी को एनी एम्प्लॉय कोई भी एम्प्लॉय है जो ना तो डायरेक्टर है 10% से ज्यादा का, ना प्रमोटर्स है, ठीक है, he can participate। Now in the case of, there are two cases, in the case of ESOP or there is ESPS। in the case of the ESOP, compensation committee is to be formed। डायरेक्टर्स की कंपनसेशन कमेटी चाहिए। इन द ईएसपीएस नॉट रिक्वायर्ड। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस स्कीम में कंपनसेशन कमेटी इज रिक्वायर्ड। इन ईएसपीएस नॉट रिक्वायर्ड। However, in both the cases, resolution, that is special resolution। ये आप जानते हैं, ये स्पेशल रिजोल्यूशन हमेशा किस में होता है, जनरल मीटिंग। तो स्पेशल रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। देयर इज a need of special resolution। ओके, अब हम समझेंगे इसकी प्राइसिंग क्या होगी। प्राइसिंग, कंपनी इज फ्री कोई भी प्राइस रख सकती है अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से। कंपनी हैज टू कंफर्म द अकाउंटिंग पॉलिसीज। ओके, तो हमें देखना है हु इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट, व्हाट इज ईसॉप, एंड कंपनसेशन कमेटी टू बी फॉर्म्ड। ईएसपीसी में नॉट रिक्वायर्ड। Compensation committee not required in the case of ESPS, but in the case of ESOP, compensation committee is to be formed. There should be a special resolution in the general body meeting, and pricing company is free। ठीक है, तो हमें देखना है कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, वो प्रमोटर नहीं होना चाहिए या ऐसा डायरेक्टर नहीं होना चाहिए जिसके पास 10% से ज्यादा इक्विटी है। कंपनसेशन कमेटी फॉर्म होनी चाहिए। हाँ जी, कंपनसेशन कमेटी फॉर्म होनी चाहिए। इन द केस ऑफ ईसॉप है तो कंपनसेशन कमेटी फॉर्म होनी चाहिए। ईएसपीएस है तो कंपनसेशन कमेटी की जरूरत नहीं है। जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए। जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन होना चाहिए। प्राइसिंग, कंपनी
for determining prices as per his accounting policy. Okay? तो यहाँ तक क्लियर? Now, lock-in period. Lock-in period, there is in the ESOP or ESPS on the same price. In these case, no lock-in. For ESPS at concessional price, concessional to 1 year lock-in. Okay? In the case of the ESOP, there is no lock-in. In the case of the ESPS, if ESPS is given with the public issue के साथ ESPS दिया जाता है और सेम रेट पे दिया जाता है जिस रेट पर और इन्वेस्टर्स को और शेयर होल्डर्स को शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, तो कोई लॉकिंग पीरियड की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कुछ कंसेशनल रेट पर दिया जाता है तो लॉकिंग पीरियड है, और ये लॉकिंग पीरियड है कितना? ये लॉकिंग पीरियड है 1 ईयर। लॉकिंग पीरियड कितना है? 1 ईयर का लॉकिंग पीरियड है। तो ये हमको समझना है कि लॉकिंग पीरियड के अंदर है। अब दो चीजें हमको और समझनी है, डेट इज डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में क्या डिस्क्लोजर होगा ESPS का, और ऑडिटर्स की रिपोर्ट में क्या डिस्क्लोजर होगा। ये दो चीजें हमको समझनी है। अब हम समझते हैं डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। ओके? हाँ, ओके। Now comes to the auditor certificate. And second is, now comes to the auditor certificate and director's report. ऑडिटर सर्टिफिकेट एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट। ठीक है? तो दो चीजें होती हैं, ESOP एंड ESPS। ESPS में नो रिक्वायर, कोई ऐसे ऑडिटर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ESOP में ऑडिटर्स का सर्टिफिकेट चाहिए, इन ईच, जब तक चलेगी स्कीम, इन EGM रिगार्डिंग कंप्लायंस ऑफ गाइडलाइन, रिगार्डिंग कंप्लायंस ऑफ गाइडलाइंस। तो ESOP के केस में ये सर्टिफिकेट चाहिएगा किससे? ऑडिटर से, कि ESOP की गाइडलाइंस कंप्लीट हुई। अब इन द केस ऑफ द डायरेक्टर्स, डिस्क्लोजर्स आर रिक्वायर्ड। क्या डिस्क्लोजर चाहिए? ESOP में कुछ डिस्क्लोजर चाहिए
और कुछ डिस्क्लोजर ESPS में चाहिए। हाँ जी, ESOP में भी डिस्क्लोजर चाहिए। इसमें चाहिए कितने नंबर ऑफ शेयर्स अप्रूव हुए, नंबर ऑफ शेयर्स अप्रूव फॉर ESOP, क्या इसका प्राइसिंग फार्मूला था, कितने वेस्टेड हुए, कितने ग्रांटेड हुए, ग्रांट हुए, कितने ऑप्शन, क्या ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ, ओके, और कितने ऑप्शन फॉरफिटेड हुए। साथ में इसकी वजह से